एक अपना क्लास होता है, उस क्लास के हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स कर सकते हैं, सो मेनी नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स वी कैन क्रिएट, और उसके अंदर वैल्यूज रहेंगे। ठीक है, जैसे कि इसमें ए वैल्यू हमने दिया है इंटीजर। ओके, इसके बाद क्या होगा कि हमें सी आउट करके मैसेज डिस्प्ले करना है, एंटर P1 ऑब्जेक्ट ए वैल्यू। ए के अंदर ही वैल्यू इनपुट करेंगे हम, वेरिएबल ए लिया है तो। एंटर P1 ऑब्जेक्ट ए वैल्यू। ठीक है, अगर मुझे ये रीड करना है तो उसके लिए क्या स्टेटमेंट रहेगा? एनीवन, व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेटमेंट? मुझे ये P1 वैल्यू रीड करना है, तो रीड करने के लिए हम लोगों ने गेट फंक्शन यूज किया है। यहाँ पे रीड करने के लिए गेट फंक्शन लिया है ना यहाँ पे। ओके, व्हाट इज द पर्पज ऑफ दिस फंक्शन? टू रीड ए वैल्यू। तो नेक्स्ट लाइन क्या होगा मेरा, कैसे मैं उसको कॉल करूंगी? P1 मतलब ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस करना पड़ेगा, थ्रू ऑब्जेक्ट वो एक्सेस करेंगे फंक्शन। तो T1 मेरा फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, और गेट ये अपना फंक्शन नेम है, जिसमें क्या है, हम रीड कर रहे हैं ए वैल्यू, इन करने वाले हैं ना इसमें। सो T1 डॉट गेट ए। ओके, अभी मुझे क्या करना है, सेकेंड ऑब्जेक्ट जो है मेरा उसकी वैल्यू एंटर करनी है। एंटर T2 ऑब्जेक्ट ए वैल्यू। करूंगी T2 डॉट गेट। ठीक है, यहाँ तक अपना सिंपल सब कोडिंग है। दिस इज गेट फंक्शन कॉल होगा इस लाइन से, यहाँ पे भी सेम होगा गेट फंक्शन कॉल। अभी हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट इक्वल है या नहीं चेक करना है। T1 इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू T2। what is this is also function calling T1 इक्वल टू T2 को, ये फंक्शन है, ये समझ में आता है। गेट इज द फंक्शन, जो एम्प्टी ब्रैकेट और उसका जो कोड रहता है वो यहाँ पे है, बट दिस इज ऑल्सो फंक्शन। इक्वल टू ये ऑपरेटर लिया है ना हमने यहाँ पे, ऑपरेट। दिस इज ऑपरेटर function, so we are calling this operator function T1 equal to T2. Then it will check this a equal to T2 dot a. If it is equal, display these objects are equal, otherwise object अगर एरर है तो भी आपको रिमूव करने हैं। अच्छा है, ओके। दिस इज द प्रोग्राम फॉर असाइनमेंट।
सी एंटर T1 ऑब्जेक्ट ए वैल्यू, मैंने दिया 10, एंटर T2 ऑब्जेक्ट ए वैल्यू 10, ऑब्जेक्ट्स आर इक्वल। और जब हम लोग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स वैल्यू देंगे तो भी वो एग्जीक्यूट होगा। ओके, सपोज दिस इज 20 एंड सपोज दिस इज 10, then objects are not equal. So when we want to perform operation on user defined data type, then we are using overloading concept. Example of comparison binary operator. How to overload this operator? मैंने असाइन इक्वल टू मतलब कंपैरिजन ऑपरेटर का एग्जांपल लिया है। उसके बाद आपको यूनरी ऑपरेटर, प्लस प्लस माइनस माइनस, इसका एग्जांपल रन करके देखना है। ओवरलोडिंग बाइनरी ऑपरेटर, so we will see this program. Binary operator, plus is the binary operator. Okay, hash include iostream using namespace std class, एक complex नाम का class लिया है। इसमें डबल डेटा टाइप में रियल और इमेजिनरी पार्ट। तो ये जो प्रोग्राम है वो कॉम्प्लेक्स नंबर असाइन करने के लिए है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब क्या होता है, 3 + 3i, तो 3 रियल है और 3i जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। रियल एंड इमेजिनरी पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। पब्लिक सेक्शन में हमने एक कॉम्प्लेक्स नाम का कंस्ट्रक्टर लिया है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, नो आर्गुमेंट इज हियर। देन कॉम्प्लेक्स नाम का दूसरा कंस्ट्रक्टर है, दैट इज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, डबल डबल, 2 आर्गुमेंट्स है इसमें। कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर प्लस कॉम्प्लेक्स, इस लाइन का मीनिंग क्या है? कॉम्प्लेक्स इज द class name, operator is the keyword, and plus is the symbol which we want to overload. अभी हमने C++ में प्रोग्राम टाइप किया है, उसमें इक्वल टू ऑपरेटर था, तो यहाँ पे प्लस ऑपरेटर है। ओके, और ये कॉम्प्लेक्स जो है दैट इज द क्लास नेम। void प्रिंट एक फंक्शन लिया है, दिस इज द नॉर्मल मेंबर फंक्शन टू प्रिंट द नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्प्ले करने के लिए लिया है। ये प्रोग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है as per your practical assignment point of view. First assignment depends on this logic only. So in this one we are using operator overloading concept. Okay, and how to display the complex number also. So complex is the return type, then scope resolution operator, then complex is the constructor here, then double R double I. So we are taking this R and I value, considering I imaginary value and real value. So what is R? R is nothing but real and I is imaginary. Okay, so we are assigning this R value and I value and imaginary. Okay, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे रियल और इमेजिनरी वेरिएबल्स लिए और यहाँ पे आर और आई, तो इसको कंफ्यूजन हो सकता है कंपाइलर को। कंपाइलर एक ट्रांसलेटर है जो ये सब प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में ट्रांसफर करेगा। Go to object code. So this is the real equal to R and imaginary equal to I. Complex is the class name here, then plus scope resolution operator, plus operator we are overloading. Okay. So इसके लिए एक आर्गुमेंट लिया है any, that is परम करके एक लिया है। ओके,
सो कॉम्प्लेक्स टेम्प, कॉम्प्लेक्स टेम्पररी हम लोग ये वैल्यू एक टेम्प वेरिएबल में स्टोर करने वाले हैं, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग हियर वेरिएबल टेम्प। टेम्प डॉट रियल क्या है, टेम्प डॉट इमेजिनरी क्या है, दैट इज द रियल प्लस परम डॉट रियल, इमेजिनरी क्या है, इमेजिनरी प्लस परम डॉट इमेजिनरी। रिटर्न टेम्प ऑपरेटर ओवरलोडिंग का यही पिछले वाला ही स्लाइड है ये। ओके, सो कॉम्प्लेक्स C1, कॉम्प्लेक्स C2, कॉम्प्लेक्स C3, मतलब 3 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं C1, C2, C3 ऑफ द क्लास कॉम्प्लेक्स इन मेन फंक्शन C1, C2, C3, ये 3 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं। तो 3.1, 1.5, these are the parameters for C1, मतलब 3.1 प्लस 1.5i, ऐसे वो प्रिंट होगा। C2 1.2 प्लस 2.2i, ऐसे प्रिंट होगा। और एडिशन करना है दो कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो उसके लिए हम सिंपल एडिशन वाला कंसेप्ट यूज करेंगे, C3 इक्वल टू C1 प्लस C2। ओके, डायरेक्टली ऐसे लिखने का है। C1 and C2 are two passed as an argument. C1 is treated as first operand, C2 is treated as second operand of the plus operator। ठीक है, बस इतना ही प्रोग्राम है, एग्जीक्यूट करके देखना है। हाउ टू कैलकुलेट टू कॉम्प्लेक्स नंबर एडिशन। फंक्शन ओवरलोडिंग हो चुका है हमारा, ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बोला था, दिस इज द मैक्स फंक्शन, दिस इज ऑल्सो मैक्स फंक्शन, but difference is that this is the float data type and this is the integer data type। तो फंक्शन ओवरलोडिंग इजी कंसेप्ट है, ये हो चुका है हमारा। ये स्कोप रूल्स जो है वो संडे के लेक्चर में इंक्लूड हुआ था। सर ने बोला था आपको व्हाट इज ग्लोबल वेरिएबल्स, व्हाट इज लोकल वेरिएबल, दैट इज कॉल्ड एज स्कोप रूल्स। मतलब एक वेरिएबल की लाइफ कितनी है। ओके, द स्कोप ऑफ अ वेरिएबल is the portion of a program where the variable has meaning. A global variable has global scope, local variable scope is restricted, मतलब एक फंक्शन तक ही उसका लाइफ रहता है किसी एक वेरिएबल का। लेकिन अगर आपने उस वेरिएबल का ग्लोबली डिक्लेयर किया है तो सब पूरे फंक्शंस में यूज कर सकते हैं, थ्रू आउट द प्रोग्राम वो यूज होगा वेरिएबल। लोकल वेरिएबल्स एंड वेरिएबल्स डिक्लेयर इन फंक्शन, एक फंक्शन के अंदर हम लोग जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसको लोकल वेरिएबल बोलते हैं। Once the function returns, the variable no longer exists। वो फंक्शन खत्म हो गया तो उसका लाइफ भी खत्म हो गया वेरिएबल का। So this is the foo variable which is inside this function। तो इस foo वेरिएबल का लाइफ कितना रहेगा, ये करली ब्रैकेट एंड होने तक ही उसका लाइफ रहेगा। आफ्टर दैट this foo variable does not exist। You can declare variable outside of any function definition। These variables are global variables। ये outside of any function definition हम represent करते हैं। See, this is the program। Okay, यहाँ पे हम लोगों ने main function लिया है। Okay, main function के अंदर एक y variable लिया है, main function के अंदर y variable लिया है। Okay, और इसके अंदर एक कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हुआ है जिसमें int a इक्वल टू y, और आपको क्या करना है सी आउट a, सिर्फ a को y की वैल्यू असाइन की है और a डिस्प्ले किया है सिंपली, और इसके बाहर सी आउट a, इस करली ब्रैकेट के बाहर सी आउट a किया है। तो ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा, क्या क्यों ये इसमें एरर आएगी।
आएगी A doesn't exist outside the block. A does not exist outside the block. ये जो int A वेरिएबल हमने यहाँ पे लिया है, this A variable, its life is only from this curly bracket start to this curly bracket end. इसके बाहर हमने A को सी आउट किया है, डिस्प्ले करने की कोशिश की है, बट दिस A is does not exist outside this block. इस A का लाइफ इतना ही है यहाँ तक, तो इसके बाहर अगर आप ऐसे स्टेटमेंट लिखोगे तो इट विल शो द एरर. तो समझ में आया आपको कि इस ए का स्कोप कितना है, बस ये 2 लाइंस तक ही उसका स्कोप है. वी कैन नॉट डिक्लेयर दिस ए वेरिएबल आउटसाइड द ब्लॉक, इस ब्लॉक के बाहर नहीं कर सकते, बट वी कैन यूज दिस y वेरिएबल इन दिस ब्लॉक also. There are 2 operators, new operator and delete operator. Okay, so new operator, what is the purpose of new operator and what is the purpose of delete operator? Static memory allocation and dynamic memory allocation, 2 parts होते हैं. Memory allocation, memory is allocated for declare variable by the compiler. Okay, the memory is allocated during compile time in static memory location. Since most of the declared variables have static memory. And what is dynamic memory allocation? Allocation of memory at the time of execution. जब execute हो रहा है program तब हम कुछ memory allocate करते हैं. That memory allocation is called as allocation. Memory allocation. So operators like new and delete in C++ we are using for dynamic memory allocation. Dynamic allocation of memory space is done by using these functions. So how to declare new operator and delete operator? Here is a pointer variable you have to write, and then new keyword, and then data type, and then its value. This is the asterisk mark P. This is nothing but the pointer, and then new is the keyword, and int is the data type, and then 25. Delete operator, delete and then pointer variable. Directly you have to write the delete keyword and then variable name. So to free the dynamically allocated array pointed by following form of delete. Okay. So you go through this concept, like what is explanation for the explicit conversion, what is typecasting for these 2 concepts. Directly I will start this inheritance concept. Second unit is little bit vast. Inheritance concept is there. Then there are different types of inheritance, single, multiple, multi-level. Then we have to see all of these. Okay. What is inheritance? ओवरलोडिंग का कंसेप्ट आपको समझ में आया, उसके बाद स्कोप रूल्स आपको समझ में आया होगा. इसके बाद है इनहेरिटेंस. The mechanism of deriving a new class from an old class is called inheritance. Class and there is a child class.
Okay. Inheritance enables reusability. Okay. So which feature of the C++ support reusability? Then there is a inheritance feature. These are the types of inheritance: single, multiple, multi-level, hierarchical, and hybrid. What is single inheritance? When a derived class inherits only from one base class, it is known as single inheritance. Okay, there is only one base class and there is one derived class, then it is called as a single inheritance. Multiple inheritance. When a derived class inherit from multiple base classes, multiple inheritance. मतलब इसमें base class more than one हो सकते हैं. Okay, see, this is one A class and this is B class and there may be a C class, and using these three classes or two classes we are deriving one C class or D class. Then this type of inheritance is called as multiple inheritance. 145 को अपना प्रैक्टिकल है. Okay, but I will send you the link for OOP CGL practical. In that practical session, we will just solve the quiz or anything such kind of MCQ questions. As I'm not feeling well, so I'm not going to conduct practical for this practical session. Give the attendance at the time 3:30. डिसाइड हुआ है कि लास्ट 10 मिनट्स में ही आपको अटेंडेंस भरना है. ओके, इफ द लेक्चर स्टार्ट फ्रॉम 10 to 11, lecture time is 10 to 11, then attendance consider from 10:50 to 11 AM. लास्ट के 10 मिनट में जो अटेंडेंस आप देंगे वही कंसिडर होगा. कोई 10 मतलब 10:30 को अटेंडेंस दे रहा है या फिर 11 के बाद दे रहा है तो भी नहीं चलेगा. 10 minutes of your lecture you have to give you have to fill the attendance form. तो मैं क्या करती हूँ, आपको क्लास कोड और क्लास कोड में अभी बता देती हूँ फॉर दिस लेक्चर as well as for the practical session also. What is multi-level inheritance? इतना खत्म कर देते हैं. These are the different types of multiple inheritance. Inheritance. Multi-level inheritance. When a derived class inherit from a class that itself inherit from other class, it is known as multi-level inheritance. मतलब एक बेस क्लास होगा, उससे हमने कोई एक क्लास डिराइव किया है और उससे हमने और एक कोई क्लास डिराइव किया है. That is multi-level inheritance. So this is the base class of this B, and this this B is the base class of this C class. Okay, this is multi-level inheritance. Hybrid inheritance. Hybrid inheritance combines two or more forms of inheritance. मतलब यहाँ पे क्या है कि एक बेस क्लास है, उस बेस क्लास से हमने x और y दो डिराइव्ड क्लास लिए हैं और उन दोनों को कॉम्बिनेशन z क्लास लिया है. Then it is a hybrid inheritance. This kind of inheritance is called as hybrid inheritance. MCQ में आपको ये डायग्राम दिया जाएगा. And which kind of inheritance is this? Option A, multiple, multi-level, hybrid, and hierarchical. So you have to select hybrid inheritance option.
So what is hierarchical inheritance? When many derived classes inherit from a single base class, that is called hierarchical inheritance. Only one base class is there and different derived classes are there. So this type of inheritance is called as hierarchical inheritance. ऐसा डायग्राम दिया जाएगा, ऑप्शंस होंगे मल्टीपल, मल्टी लेवल, सिंगल, hierarchical. So you have to select the option hierarchical. या फिर आपको स्टेटमेंट दिया जाएगा when many derived classes inherit from a single base class, it is known as dash. तो ऑप्शंस वही रहेंगे, you have to select hierarchical inheritance. एक तो स्टेटमेंट दिया जाएगा या फिर डायग्राम निकालेंगे नहीं, स्टेटमेंट ही देंगे. अभी इसका यूज कैसे करना है प्रोग्राम में वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. ओके, वी विल सी दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर. बहुत सारा है, विजिबिलिटी मोड्स है, देन प्राइवेट विजिबिलिटी, keywords are there, then explicit keyword, virtual function. virtual function कौन सा टाइप का है? it is a runtime polymorphism. तो ये virtual function खत्म होने के बाद overriding concept है, overloading concept is there, overriding concept is also there. और ये होने के बाद शायद खत्म होगा सेकेंड यूनिट. बाप रे बाप, बहुत बड़ा है वर्चुअल फंक्शन. हाँ, ओके. In this week also we will finish this second unit and go for the assignment for second unit. Hi guys, are you there? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Today's class theory code मैं यहाँ पे दोनों भी कोड लिखती हूँ. 12:30 to 1:30 जो अपना अभी theory lecture हुआ है उसके लिए कोड है. First, this is the third lecture and कोड इज कोड 5 करेंगे. और दूसरा है जो अभी हमारा प्रैक्टिकल होगा 5. इतना पॉसिबल नहीं है कि मॉर्निंग को मेरा 10 से 11 फाइनल ईयर का लेक्चर रहता है, उसके बाद 12:30 to 1:30 सेकेंड ईयर लेक्चर, उसके बाद 1:45 to 3:45 सेकेंड ईयर प्रैक्टिकल. तो इतना मोबाइल और ये यूज नहीं कर सकते, इसलिए अभी आज के दिन सिर्फ 1:45 to 3:45 जो है हमारा प्रैक्टिकल सेशन, उसके लिए कोड है. प्रैक्टिकल का पता नहीं क्या है, 09 कर दो, CO09. तो आपको 2 टाइम अटेंडेंस देना पड़ेगा. एक अभी this is for theory lecture and at 3:30 you have to write this code 09. 3:30 को आपको याद रहेगा, मैसेज करूंगी मैं. 3:30 को आप अटेंडेंस फिल करो. 3:30 to 3:45 तक चलेगा. ओके, थैंक यू गाइस. अभी का अटेंडेंस भर दो. 5 कोड है थ्योरी लेक्चर का. एनी क्वेरी, एनी प्रॉब्लम?